आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बयान, जो एक ऐसी गाथा है जहां सत्य और झूठ की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं और एक साधारण किताबों की दुकान का मालिक अपनी बेटी को बचाने के लिए साहित्य की दुनिया से उधार लिए गए झूठ का जाल बुनता है। यह कहानी रोमांच, रहस्य और मानवीय भावनाओं का एक तूफान है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। काशीपुर के पुराने मोहल्ले में, जहां गलियों में किताबों की महक और चाय की दुकानों की गपशप का शोर एक साथ गूंजता था, एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, पन्ना किताब घर। इसका मालिक रामलाल शर्मा एक साधारण सा इंसान था। 50 की उम्र पार कर चुके रामलाल के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक जो किताबों की दुनिया में खोए रहने की गवाही देती थी। उनकी बेटी राधिका 19 साल की थी, सपनों से भरी, तेज तर्रार और अपने पिता की तरह किताबों की दीवानी। लेकिन यह कहानी तब शुरू होती है जब एक रात उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। उस रात बारिश की बूंदें काशीपुर की गलियों को भिगो रही थीं। रामलाल अपनी दुकान बंद कर चुके थे और राधिका घर के पीछे वाले छोटे से कमरे में, जो उनकी लाइब्रेरी था, एक थ्रिलर उपन्यास पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। राधिका ने किताब नीचे रखी और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था विकास चौहान, शहर के कुख्यात पुलिस इंस्पेक्टर रमेश चौहान का बेटा। विकास की आंखों में नशा था और उसके इरादे साफ नहीं थे। उसने राधिका को अकेला देखकर कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। राधिका ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, तो राधिका ने पास पड़े एक भारी लैंप से उसके सिर पर वार कर दिया। विकास जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। राधिका के चेहरे पर खौफ था। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया। रामलाल ने अपनी बेटी को डर से कांपते देखा और लाश को देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन रामलाल कोई साधारण आदमी नहीं थे। उनकी किताबों की दुनिया ने उन्हें सिखाया था कि हर मुसीबत का हल होता है, बशर्ते दिमाग ठंडा रखा जाए। उन्होंने राधिका को शांत किया और कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं। हम इसे हादसा साबित करेंगे, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। रामलाल ने अपनी जिंदगी में पढ़े सैकड़ों थ्रिलर उपन्यासों को याद किया। उनकी दुकान में हर तरह की किताब थी, अगाथा क्रिस्टी से लेकर वेद प्रकाश शर्मा तक। उन्होंने राधिका को समझाया, हम एक ऐसा बयान बनाएंगे जो पुलिस को चकमा दे दे, लेकिन इसके लिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रामलाल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने विकास की लाश को एक पुराने कंबल में लपेटा और उसे दुकान के पीछे वाली गली में एक सुनसान कोने में छिपा दिया। फिर उन्होंने राधिका को एक कहानी रटने को कहा, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई को छिपाए और झूठ को सच का जामा पहनाए। रामलाल की योजना थी कि वे कहेंगे कि विकास दुकान में किताबें खरीदने आया था, लेकिन उसने कुछ गलत हरकत की और राधिका ने आत्मरक्षा में उस पर हमला किया। लेकिन यह कहानी इतनी साधारण नहीं थी। रामलाल ने इसे और पुख्ता करने के लिए अपनी पसंदीदा किताबों से प्रेरणा ली। उन्होंने राधिका को बताया कि वे पुलिस को ये कहेंगे कि विकास ने पहले से ही दुकान में चोरी करने की कोशिश की थी और उसी दौरान एक हादसा हो गया। इसके लिए उन्होंने दुकान में कुछ सबूत बिखेरे, टूटी हुई अलमारी, बिखरी हुई किताबें और एक टूटा हुआ ताला। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने वेद प्रकाश शर्मा की किताब कातिल की तलाश में पढ़ा था। अगले दिन जब पुलिस को विकास की लाश मिली, तो इंस्पेक्टर रमेश चौहान खुद मामले की जांच के लिए आए। रमेश एक भ्रष्ट पुलिस वाला था, जिसके लिए उसका बेटा उसकी जान से ज्यादा कीमती था। उसने रामलाल और राधिका को थाने बुलाया, लेकिन रामलाल तैयार थे। उन्होंने राधिका को पहले ही सिखा दिया था कि कैसे हर सवाल का जवाब देना है। राधिका ने बड़े ही आत्मविश्वास से बताया कि विकास रात में दुकान में घुसा था और जब उसने राधिका पर हमला करने की कोशिश की तो उसने आत्मरक्षा में लैंप से वार किया। रामलाल ने भी यही बात दोहराई और कहा कि विकास पहले भी उनकी दुकान में गलत हरकतें कर चुका था।
पुलिस ने दुकान की तलाशी ली। सब कुछ वैसा ही था जैसा रामलाल ने बताया। टूटा ताला, बिखरी किताबें और यहाँ तक कि लैंप पर भी खून के धब्बे थे। रमेश चौहान को शक तो था, लेकिन सबूतों के सामने वह कुछ कर नहीं पाया। उसने राधिका को जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामलाल को पता था कि रमेश इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने अपनी किताबों की दुनिया में फिर से गोता लगाया। इस बार उन्होंने अगाथा क्रिस्टी की मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस से प्रेरणा ली। उन्होंने एक और जाल बुना, एक ऐसी कहानी जिसमें कई लोग शामिल हों ताकि पुलिस का ध्यान बंट जाए। उन्होंने अपने पुराने दोस्त मोहनलाल, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था, और गली के चाय वाले छोटू को इसमें शामिल किया। दोनों को रामलाल ने एक एक कहानी दी। मोहनलाल ने पुलिस को बताया कि उसने विकास को उस रात गली में नशे की हालत में देखा था, और छोटू ने कहा कि उसने विकास को किसी और लड़के के साथ झगड़ते देखा था। ये सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन हर कहानी में एक छोटा सा झूठ था जो सच को और पेचीदा बना रहा था। रामलाल का दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चल रहा था। हर कदम सोचा समझा, हर झूठ सावधानी से बुना गया। लेकिन एक चीज थी जो रामलाल भूल गए थे, वह लैंप जिससे राधिका ने विकास पर वार किया था। उस पर राधिका के उंगलियों के निशान तो थे, लेकिन एक और छोटा सा निशान था जो किसी और का था, और वह निशान रामलाल का था। दिन बीतते गए और रमेश चौहान ने अपनी जांच तेज कर दी। उसने फोरेंसिक टीम को बुलाया और लैंप की जांच की गई। जब रामलाल के उंगलियों के निशान मिले तो रमेश ने तुरंत रामलाल को हिरासत में ले लिया। थाने में रमेश ने रामलाल से सख्ती से पूछताछ की। तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सारा जाल बुना, है ना? उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन रामलाल शांत रहे। उन्होंने कहा, मैंने लैंप को उठाकर देखा था जब मैंने विकास को मरा हुआ पाया। मेरी बेटी ने आत्मरक्षा में ऐसा किया और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। रमेश को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने रामलाल को जेल भेजने की धमकी दी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। गली के एक और चश्मदीद बूढ़ी अम्मा, जो हमेशा अपनी खिड़की से गली को देखती रहती थी, ने पुलिस को बताया कि उसने उस रात विकास को किसी और के साथ देखा था। एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा उसने साफ नहीं देखा, लेकिन वह विकास के साथ गली में बहस कर रहा था। यह बात रामलाल की कहानी से मिलती जुलती थी। रमेश अब उलझन में था। क्या वाकई कोई और उस रात वहां था, या यह भी रामलाल का बुना हुआ एक और झूठ था? उसने जांच को और गहरा किया। उसने मोहनलाल और छोटू से फिर से पूछताछ की, लेकिन दोनों अपनी कहानी पर अड़े रहे। रामलाल को जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने जासूसों को शहर में फैला दिया ताकि कोई और सुराग मिल सके। इसी बीच रामलाल को एक और किताब याद आई, वेद प्रकाश शर्मा की खूनी साये। उसमें एक किरदार ऐसा था जो अपने दुश्मन को गलत रास्ते पर भेजने के लिए झूठे सबूत छोड़ता था। रामलाल ने एक नया जाल बुना। उन्होंने गली में एक पुराना चाकू छिपाया जिस पर खून के धब्बे थे। ये चाकू उन्होंने एक पुरानी किताब की दुकान से खरीदा था, और खून के धब्बे असल में टमाटर का रस थे। उन्होंने यह चाकू उस जगह पर छिपाया जहां विकास की लाश मिली थी। उनका इरादा था कि पुलिस इसे ढूंढे और उलझन में पड़ जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। जब पुलिस को चाकू मिला तो रमेश और उसकी टीम हैरान रह गए। फोरेंसिक जांच में पता चला कि खून नकली था, लेकिन इससे रमेश का शक और गहरा गया। उसने सोचा कि रामलाल कोई बड़ा खेल खेल रहा है। उसने रामलाल को फिर से थाने बुलाया। इस बार उसने राधिका को भी हिरासत में ले लिया। रामलाल अब घबरा गए थे। उनकी सारी योजनाएं धीरे धीरे बिखर रही थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने राधिका को समझाया, बेटी, हमें अब सच का सहारा लेना होगा, लेकिन सच को इस तरह पेश करना होगा कि वह हमारा साथ दे। रामलाल ने एक आखिरी दाव खेला।
उन्होंने पुलिस को बताया कि विकास उस रात एक गैंगस्टर के साथ था, जिसका नाम था बबलू भैया। बबलू काशीपुर का एक कुख्यात अपराधी था और विकास उसके साथ कुछ गलत काम में शामिल था। रामलाल ने यह भी कहा कि शायद बबलू ने ही विकास को मार डाला और लाश को उनकी दुकान के पास छोड़ दिया ताकि राधिका पर इल्जाम आए। यह कहानी इतनी सटीक थी कि रमेश को इस पर यकीन करना पड़ा। उसने बबलू भैया को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन बबलू कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह पहले से ही शहर छोड़कर भाग चुका था। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इस नई कहानी ने रमेश का ध्यान राधिका और रामलाल से हटा दिया। कहानी अब अपने चरम पर थी। रामलाल और राधिका को जमानत मिल गई और वे अपनी दुकान पर लौट आए। लेकिन रामलाल को एक बात का डर सता रहा था, वह भूला हुआ सुराग, वह लैंप पर उनका उंगलियों का निशान। उन्होंने सोचा कि शायद रमेश उसका पीछा फिर से करेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन रमेश अचानक उनकी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसमें लैंप की फोरेंसिक रिपोर्ट थी। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारा बयान बहुत चालाकी से बुना गया है, लेकिन यह निशान तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करता है। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले ही बताया कि मैंने लैंप को छुआ था जब मैंने विकास को मरा हुआ देखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वह पूरी कहानी बता सकता हूँ जो मैंने पहले छिपाई थी। और फिर रामलाल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सत्य और झूठ का एक अनोखा मिश्रण थी। उन्होंने बताया कि विकास उस रात बबलू भैया के साथ उनकी दुकान में आया था। दोनों किसी किताब के पीछे छिपे एक कोड की तलाश में थे, जो कथित तौर पर एक खजाने का नक्शा था। रामलाल ने कहा कि जब राधिका ने इसका विरोध किया तो विकास ने उस पर हमला किया और उसी दौरान हादसा हो गया। यह कहानी इतनी पेचीदा थी कि रमेश का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा कि शायद रामलाल सच कह रहे हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी बदला चाहता था। उसने रामलाल को चेतावनी दी, ये आखिरी बार है रामलाल, अगर मुझे एक और सबूत मिला तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जेल में होंगे। रामलाल और राधिका अब आजाद थे, लेकिन उनकी जिंदगी में शांति नहीं थी। हर रात रामलाल को डर सताता था कि कहीं कोई और सुराग उनके खिलाफ न मिल जाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। बबलू भैया, जो शहर छोड़कर भाग गया था, अचानक पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि वह उस रात विकास के साथ था और उसने ही विकास को धक्का दिया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। बबलू ने यह भी कहा कि उसने विकास को रामलाल की दुकान के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। यह बयान रामलाल की कहानी से मिलता जुलता था। रमेश अब पूरी तरह उलझन में था। क्या रामलाल ने सच को झूठ में बदला था, या झूठ को सच में? सत्य और झूठ की रेखाएं इतनी धुंधली हो चुकी थी कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता था। आखिरकार रमेश ने केस को बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। रामलाल और राधिका ने अपनी दुकान फिर से शुरू की, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। रामलाल अब हर किताब को पढ़ते वक्त सोचते थे कि क्या वह उसमें से कोई नया जाल बुन सकते हैं। राधिका ने भी सीख लिया था कि जिंदगी एक किताब की तरह है। कभी कभी आपको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है, चाहे वह सच हो या झूठ। और उस भूले हुए सुराग का क्या हुआ? वह लैंप अब भी दुकान के एक कोने में रखा था, मूक गवाह की तरह, जो सत्य और झूठ के बीच की जंग का इकलौता सबूत था। लेकिन रामलाल ने उसे कभी नहीं हटाया। शायद वह चाहते थे कि वह उन्हें याद दिलाए कि जिंदगी में हर बयान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक सच जो शायद कभी सामने न आए। जीवन का सबक: सच और झूठ की रेखा बहुत पतली होती है। कभी कभी अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हर झूठ के साथ एक खतरा जुड़ा होता है। खतरा उस एक भूले हुए सुराग का, जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसलिए जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी पूरी कहानी बदल सकती है।